हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवे में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट सेकंड देखेंगे। यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पर। ओडिशा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, बूलर झील या फिर पुलिकट झील? तो यहाँ पर क्या होगा इसका सही उत्तर? तो यहाँ पर दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चिल्का झील। ओडिशा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील चिल्का झील है, जो कि एक खारे पानी की झील है। भारत की यह सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। दूसरे नंबर पर कौन सी झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की? तो वह पुलिकट झील है। कौन सी झील है? पुलिकट झील, जो कि दूसरे नंबर पर आती है और यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और डल झील श्रीनगर कश्मीर में है और बूलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खाली स्थान एक ऐसे नृत्य का रूप है जो कला में हिंदू और मुस्लिम विशिष्टता के अद्भुत सहयोग का प्रतिनिधित्व करता है। ओडिसी, कथकली, मणिपुरी या फिर कथक? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कथक। कथक एक ऐसा नृत्य है जो हिंदू और मुस्लिम की विशिष्टता के अद्भुत सहयोग की प्रतिनिधित्वता को दर्शाता है। तो दोस्तों, हम इसके अदर ऑप्शन के बारे में भी बात कर लेते हैं। ओडिसी नृत्य, यह ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति मंदिरों में नृत्य करने वाली देवी दासियों से इसकी उत्पत्ति हुई है। और जो कथकली है, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है और यह नृत्य रंगीन वेशभूषा पहनकर किया जाता है। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का है और यह 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदायों ने स्टार्ट किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इज, बेगम हजरत महल भारत के निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित है? सिपाही विद्रोह 1857, गार्ड विद्रोह 1941, मोपला विद्रोह 1921, पाइक विद्रोह 1817? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन ए, सिपाही विद्रोह 1857। बेगम हजरत महल भारत में 1857 में सिपाही विद्रोह से संबंधित है और इस विद्रोह को 1857 की क्रांति भी कहा जाता है, जिसमें जो बेगम हजरत महल थी यह एक अवध के पूर्व राजा की बेगम में से एक बेगम थी और इन्होंने लखनऊ का नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में। तो दोस्तों, और भी हम 1857 की क्रांति से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताते हैं। कानपुर का नेतृत्व उस समय पर पेशवा बाजीराव ने किया था। झांसी का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया था। ग्वालियर का नेतृत्व नाना साहेब ने किया था और बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए। विराट कोहली, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग या फिर सचिन तेंदुलकर? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह है ऑप्शन बी, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली के द्वारा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखी गई थी। और दोस्तों, इसके अदर ऑप्शन के बारे में बात करते तो विराट कोहली की जो बुक है एक, उसका नाम है द मेकिंग ऑफ ए चैम्पियन, यह विराट कोहली की बुक है। और सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे बुक है, मतलब कि इनसे रिलेटेड है। एक और बुक है गेम चेंजर शाहिद अफरीदी की बुक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में, 2000 में, 1900 में या फिर 2019 में? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, वो है ऑप्शन ए, 2005 में। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित हुआ था और इसको क्या कहते हैं? इसको MGNRIGA, मतलब कि मनरेगा के नाम से भी जाना जाता है इस अधिनियम को। दोस्तों, यह अधिनियम पहली बार 1991 में PV नरसिम्हा राव के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में स्टैचू ऑफ यूनिटी की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा खाली स्थान की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की,
मोहनदास करमचंद गांधी की या विनोबा भावे की? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है और यह गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था और यह 31 अक्टूबर 2013 में इसका शिलान्यास नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस होता है, इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने इसका शिलान्यास किया था। और दोस्तों, यहाँ से यह क्वेश्चन बन जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी, वह कितने मीटर ऊंची है? तो वह 182 मीटर ऊंची है। अगर फीट में पूछ लिया जाए तो 597 फीट ऊंची यह मूर्ति है और इसको 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकता है। और यदि पूछ ले कि यह मूर्ति किस नदी के किनारे पर है, तो यह नर्मदा नदी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, स्टेट फॉर्म द हार्ट पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? MS धोनी, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या फिर सौरभ गांगुली? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कपिल देव। स्ट्रेट फॉर्म द हार्ट कपिल देव के द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों, MS धोनी की पुस्तक है MSD द मैन द लीडर और सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे और सौरभ गांगुली की A century is not enough। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम समिति या फिर ग्राम पंचायत? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा कि जो शामिल नहीं है वह बताना है, जो शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत यह सभी त्रिस्तरीय प्रणाली में शामिल है, लेकिन यहाँ पर ग्राम समिति इसमें शामिल नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, ग्राम समिति। तो दोस्तों, इस त्रिस्तरीय प्रणाली को बलवंत राय मेहता समिति के प्रस्तावना पर स्वीकार किया गया था और यह पंचायती राज अधिनियम 1992 में पंचायतों को विकेंद्रीकृत कर इसे ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर अधिकार दिए गए थे, जहां पर ग्राम पंचायत जो है वो निम्न स्तर में आती है, उसके बाद पंचायत समिति और उसके बाद जिला परिषद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर गुजरात? तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है और सबसे कम पूछ ली जाए तो वह गोवा की होगी। दूसरी सबसे लंबी समुद्री तटरेखा आंध्र प्रदेश की है और यदि पूछ ले कि भारत की कुल तटीय रेखा कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर भारत की कुल तटीय रेखा है। और दोस्तों, यदि पूछ ले कि भारत की मुख्य तटवर्तीय रेखा कितनी है, तो वह है 6300 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 है, किस युद्ध में नेपोलियन की पराजय हुई थी? आर्कले, जेना, वाटरल या फिर लिग्नी? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है वाटरुल। वाटरुल जो है वो उसमें नेपोलियन की पराजय हुई थी और इसकी पराजय 1815 में यूरोप के कई देशों ने मिलकर नेपोलियन को हराया था। किस रक्त ग्रुप वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर माना जाता है? मतलब कि वह रक्त समूह वाला व्यक्ति जो सभी को अपना ब्लड दान दे सकता है। तो वह कौन से ग्रुप में आता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ओ पॉजिटिव, AB निगेटिव, AB पॉजिटिव या फिर O निगेटिव? तो दोस्तों, यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, O निगेटिव। O निगेटिव एक ऐसा डोनर होता है जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है और इसको क्या कहते हैं? इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और यदि पूछ लें कि यूनिवर्सल अडेप्टर किसे कहते हैं, मतलब कि सर्वग्राही किसे कहते हैं, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, मतलब है कोई से भी समूह से ब्लड ले सकता है, तो वो होता है AB पॉजिटिव, यूनिवर्सल अडेप्टर होता है। नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1941 में, 2000 में, 2019 में या फिर 1950 में? तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1950 में। 1950 में योजना आयोग का
गठन हुआ था और इसका गठन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। दोस्तों, इस योजना आयोग का उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना था, जिससे वह 5 वर्ष की स्कीम को निकालते थे और एक उद्देश्य रखते थे कि किस प्रकार से कार्य को करना है। और दोस्तों, पहली बार जो योजना बनाई गई थी वो 1951 से स्टार्ट की गई थी और लास्ट योजना 12वीं योजना थी, जो कि 2017 तक चली थी। 2017 के बाद योजना आयोग को नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी बने थे और यह वर्तमान में भी इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जानवर है? मानव, बिल्ली, घोड़ा या फिर अमीबा? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जानवर होता है। मानव, बिल्ली और घोड़ा यह सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जो केवल एक कोशिका के द्वारा या फिर वन सेल के द्वारा बने होते हैं। दोस्तों, कोशिका वह होती है शरीर के एक छोटी सी इकाई को कोशिका कहा जाता है। जिस प्रकार घर को बनाने के लिए ईंटों का प्रयोग करके एक घर बनाया जाता है, उसी प्रकार सेलों के द्वारा एक पूरा शरीर बनता है। तो अमीबा सिर्फ एक कोशिका से बनता है। इसके अलावा मानव, बिल्ली और घोड़ा यह सभी बहुकोशिकीय द्वारा बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, MiG-21 का उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला वायुसेना खुशबू मेहता, अंजलि गुप्ता, अवनी चतुर्वेदी या फिर भावना शर्मा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, अवनी चतुर्वेदी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान करने वाले भारतीय नौसैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध को आज किस नाम से जाना जाता है? लाल किला, इंडिया गेट, चार मीनार या फिर जामा मस्जिद? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, इंडिया गेट। इंडिया गेट को प्रथम विश्व युद्ध में प्राणों का बलिदान करने वाले सैनिकों की याद में अखिल भारतीय युद्ध को आज भी याद किया जाता है। दोस्तों, जो इंडिया गेट है वो न्यू दिल्ली में स्थित है और लाल किला भी दिल्ली में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है और जामा मस्जिद न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? कोयला, लोहा, चांदी या फिर हीरा? तो दोस्तों, सबसे कठोर धातु जो होता है वह हीरा होता है। और यदि पूछ लिया जाए कि सबसे कोमल धातु कौन सा होता है, तो लिथियम सबसे कोमल धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, स्पर्श के कारण पौधे में होने वाले दिशात्मक वृद्धि क्या कहलाती है? स्पर्शानुवर्तन वृद्धि, प्रकाशानुवर्तन वृद्धि, रसोनुवर्तन वृद्धि या फिर गुरुत्वानुवर्तन वृद्धि? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अनुवर्तन वृद्धि मतलब कि स्पर्श के द्वारा वृद्धि, स्पर्श के अनुसार या फिर अनुवर्तन में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान अपनाया? 1932, 1788, 1787 या फिर 2000? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1787। 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था। 17 सितंबर 1787 में इसको अपनाया गया था और 4 मार्च 1789 में यह प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 500 और 1000 के नोट किस वर्ष में घोषित किए गए थे? 2001, 1998, 2016, 2019 में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2016। 2016 में 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया था। दोस्तों, नोटों से रिलेटेड यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि पूछ लिया जाता है कि रुपयों के नोटों पर किन किन स्थानों के चित्र मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बता देते हैं, 10 रुपये पर कोणार्क मंदिर, 20 रुपये पर माउंट हैरियर, 100 रुपये पर रानी की वाव, 50 रुपये पर हम्पी का रथ, पर सांची स्तूप, 500 पर लाल किला और 2000 पे चंद्रयान मिलता है। नेक्स्ट, से छोटी जीवित पक्षी कौन सा है?
हमिंगबर्ड, गोरैया, पीत चिटकी या फिर पंडूक। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हमिंगबर्ड। हमिंगबर्ड विश्व की सबसे छोटी पक्षी है, और यदि पूछ लें कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है तो ऑस्ट्रिच सबसे बड़ा पक्षी होता है, और इसका अंडा एक कोशिका का बना होता है जो सबसे बड़ी कोशिका है विश्व की। नेक्स्ट, 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुए? अबू बकर, उमर तित्य, हारून अल साहिद या फिर मोहम्मद गोरी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोहम्मद गोरी। 1192 में तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान पराजित हो चुके थे, और 1191 में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और यह सेकंड युद्ध था 1192 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे मोहम्मद गोरी से। और दोस्तों, यह तराइन का युद्ध रावी नदी के किनारे पर हुआ था। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब किसने जीता था? मानुषी छिल्लर, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, अनुकृति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानुषी छिल्लर। मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता, और 2018 का खिताब वेनेसा पांस ने जीता है, और 2019 का खिताब टोनी एन सिन्हा ने जीता है। और दोस्तों, इंडिया की पहली मिस वर्ल्ड जो थी वो थी रीता फारिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, भारत में स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? लगान, चक दे इंडिया, MS धोनी या फिर गोल्ड। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोल्ड। गोल्ड भारत में स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म है। नेक्स्ट, महानदी और गोदावरी डेल्टा मध्य में समृद्ध है, क्या है? अनुर्वर, जलोढ़, वन या फिर काली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, जलोढ़। जलोढ़ इसका सही उत्तर होगा। जलोढ़ महानदी और गोदावरी डेल्टा के मध्य समृद्ध है। किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया? पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका या फिर न्यूजीलैंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया। तो दोस्तों, हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू।